और आज बाजार की नजर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी है और अब से कुछ ही मिनटों बाद आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। बाजार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आज आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव करेगा, क्या रेपो रेट बढ़ाई जाएगी, क्या सीआरआर बढ़ाई जाएगी, या फिर बाजार की इकोनॉमिस्ट की बैंकर्स की जो आम धारणा है कि पॉलिसी में शायद इस बार किसी तरह का बदलाव ना हो वही बरकरार रहेगा। हाँ, फोकस इस बार पॉलिसी का इन्फ्लेशन और ग्रोथ से हटकर रुपए की ओर जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रुपए की कमजोरी और उतार चढ़ाव को थामने के लिए आरबीआई गवर्नर ने पिछले कुछ हफ्तों में प्रयास किए हैं और वो प्रयास इस पॉलिसी में भी शायद बरकरार रहेंगे। आपके सामने ये जो ताज़ा तस्वीरें दिख रही है, अब से कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और इस पॉलिसी के ऐलान पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है जो पॉलिसी की सारी बारीकियों को आप तक लेकर आएगा। उससे पहले बता दूं आपको बॉन्ड यील्ड्स किस तरह से कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स गिरे हैं, बॉन्ड के दाम बढ़े हैं, ये एक बॉन्ड मार्केट से संकेत मिलता हुआ दिख रहा है। रुपये में आज पॉलिसी के पहले कमजोरी होती हुई दिखी है, लगभग 0.5% की, और इक्विटी मार्केट्स एकदम शांत है, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। इंतजार है पॉलिसी का, तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर ऐलान होने वाला है पॉलिसी का। बिल्कुल, इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड्स पर अगर आप नजर डालें तो 8.5 से अब हम थोड़ा सा नीचे आके 8.1% पर आ गए, वो थोड़ा सा एक रिलीफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आरबीआई की तरफ से कोई नेगेटिव सरप्राइजेस आते हैं तो आप देखेंगे एकदम से फिर से एक स्पाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉन्ड यील्ड्स में आता हुआ। और रुपए को शांत करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, हमने जरूर स्टेबिलिटी पिछले हफ्ते देखी थी, थोड़ी सी आती 59 के नीचे भी रुपया एक बार को गया था, लेकिन अगर आप देखें अभी भी 59 से 60 की रेंज के बीच ही रुपया यहाँ पर ग्रेविटेट कर रहा है। तो एटलीस्ट शायद ये जो कदम है ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि 60 के ऊपर रुपया ना जाए, और इसी रेंज के बीच में अनिल जी रुपया अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से मार्केट्स भी एकदम शांत है, सभी बहुत ही कॉशियसली वॉच करेंगे कि किस तरह से कमेंट्स निकल कर आएंगे, क्योंकि कंसेंसस ये बन रहा है कि शायद रेट्स में कोई चेंज ना हो, लेकिन आगे की डायरेक्शन क्या हो, ये जो कदम उठाए गए हैं इनको कब वाइंड अप करेंगे, वाइंड डाउन कर पाएंगे आरबीआई, उस पर फोकस होगा। बिल्कुल इशलीन, और बाजार सबसे बड़ा संकेत जो आरबीआई से आज लेना चाहता है वो यही कि अब तक जो कदम उठाए क्या वो सफिशिएंट है। अगर आरबीआई गवर्नर इस तरह के संकेत दे कि रुपए को काबू में लाने के लिए हमने अब तक जो कुछ किया है वो काफ़ी नहीं है, वो बाजार के लिए झटका होगा। और अगर वो ये कहें कि हमने जो कदम उठाए उसका असर हम थोड़े वक्त और देखेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो हम और कदम उठाएंगे, वो थोड़ी सी रिलीफ देने वाली बात होगी। या फिर वो ये कह दें कि नहीं, जो कुछ करना था कर दिया, अब आगे नहीं करेंगे, वो बेहद पॉजिटिव होगा। तो इन तीन चीज़ों पर आज बाजार की नज़र होगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। क्या ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की तरह आप भी यही मान रहे हैं, नो चेंज पॉलिसी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई कुछ चेंज करेगा पॉलिसी को। देखिए, इंटरेस्ट रेट घटा तो हो सकता नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, और ऊपर से करेंसी को टैकल करने के लिए उन्होंने थोड़ा टाइटनिंग सिस्टम में ऑलरेडी लाए हैं। तो इस स्थिति में ईजिंग ऑफ द पॉलिसी तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेजर्स उन्होंने लिए थे वो टेम्परेरी नहीं थे बल्कि परमानेंट थे, और अब हम टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। वैसा भी मुझे नहीं लगता होने वाला, तो इसलिए ये अभी आरबीआई आज कुछ नहीं करेगा। नो एक्शन मे बी द बेस्ट एक्शन टुडे। ओके, तो नो एक्शन मे बी द बेस्ट एक्शन। लेकिन निपुण भी हमारे साथ है। निपुण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे भी सिमिलर क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगी, क्या कंसेंसस के साथ जा रहे हैं आज, कोई नेगेटिव सरप्राइजेस एक्सपेक्ट नहीं करें आरबीआई से? जी हाँ, अभी तो करंटली यही एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई कोई एनी इंक्रीज, रेट इंक्रीज या फिर जो पॉलिसी स्ट्रेटजी है उसमें कोई सीरियस बदलाव नहीं करेगी। लेकिन अनाउंसमेंट क्या करती है वो क्रिटिकल रहेगा। तीन क्रिटिकल फैक्टर्स पे आई थिंक ऑब्जर्वेशंस आरबीआई के क्या हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्फ्लेशन पे, ग्रोथ पे और रुपी पे। आई थिंक जो भी स्पेकुलेटिव एलिमेंट रुपी में था वो एलिमिनेट करने के लिए जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं पिछले 2 हफ्तों में, उससे कोई सीरियस चेंज नहीं आया है रुपी एक्सचेंज रेट में। हमने करीब ₹1.5 का इम्प्रूवमेंट देखा, अप्रिसिएशन देखा रुपी में। लेकिन बियॉन्ड दैट इट ऑब्वियसली मीन्स दैट जो भी लिक्विडिटी स्क्वीज आउट करने की कोशिश की आरबीआई ने उसका मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो ऑब्जर्वेशन इसमें आरबीआई में क्या आता है, और लिक्विडिटी स्क्वीज करने की आरबीआई कोशिश करती है जिससे रुपी कुछ और अप्रिशिएट हो, ये देखना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पे आरबीआई क्या
ऑब्जर्वेशंस करती है, ये भी क्रिटिकल रहेगा। हमने कॉन्स्टेंटली आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस इस पे सुने हैं, लेकिन आगे जाके भी वेदर इट इज़ रिफॉर्म्स रिलेटेड और लिक्विडिटी रिलेटेड, ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है, वो ये भी क्रिटिकल रहेगा। सो आई थिंक लॉट्स ऑफ की ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम आरबीआई दैट आर important, but in terms of rates, repo rates, I think RBI just could keep that as steady for the moment. लेकिन जोशी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में रुपए की वॉलेटिलिटी और कमजोरी को काबू में लाने के लिए रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वो रेपो हो या फिर सीआरआर हो? देखिए, वो इशू ये है कि इस समय बहुत वॉलेटिलिटी करेंसी में देखी गई। आप करंट अकाउंट डेफिसिट को तो इमीडिएटली नीचे ला नहीं सकते, तो सरकार कुछ कदम उठा रही है कि कैपिटल आए, वो भी ज़्यादा अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स जो बचते हैं, जो सेंट्रल बैंक ट्रेडिशनली अप्लाई करते हैं टू चेक रन ऑन द करेंसी, वो एक उसमें से एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना एक वन ऑफ द स्टेप्स है। ये अभी फ़िलहाल टर्की ने भी किया था और बाकी और कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी ऐसा किया है एशियन क्राइसिस के टाइम पे। तो ये एक स्टैंडर्ड टूल है और इससे मतलब अगर आप काउंटर फैक्चुअल ये होगा कि अगर वो ये ना करते तो करेंसी कहाँ जाती, तो इसलिए आई थिंक इसको उस नज़रिए से भी देखना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये इट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डील विद द करेंसी डेप्रिसिएशन, बट इज़ वन ऑफ द वेज, आई मीन, ताकि आप यू आर ट्राइंग टू फायर ऑल द एम्यूनेशन दैट यू हैव। तो इसमें एक एम्यूनेशन ये भी होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप सेंसेक्स निफ्टी पर नजर डालें तो एक रिकवरी इनफैक्ट देखने को मिल रही है, तो आपको अब बढ़त की ओर सेंसेक्स निफ्टी जाते दिख रहे हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर 0.25% की बढ़त और एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। दैट्स अ गुड रिकवरी एक्चुअली, क्योंकि सुस्त शुरुआत के बाद अब हेड ऑफ द पॉलिसी जब बस कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स में आप देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी आते हुए और एक रिकवरी बाजार में आ रही है। बिल्कुल, दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। 5850 का अहम लेवल इस वक्त निफ्टी पर आता हुआ, 20 पॉइंट की तेजी। सेंसेक्स में 55 अंकों की मजबूती होती हुई दिख रही है और बैंकिंग शेयर पूरी तरह से इस तेजी को लीड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मिड कैप शेयरों में अब भी 1/4% की कमजोरी है, लेकिन बैंक निफ्टी 1% की मजबूती के साथ आज यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी के संकेत देता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कासा फिनवेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ शंकर साहब, कुछ ही क्षणों में पॉलिसी सामने होगी, आपका क्या अनुमान है? क्या किसी तरह का बदलाव या फिर नो चेंज? आई थिंक नो चेंज ही लग रहा है फिलहाल तो, कि जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में आरबीआई ने मूव किया है, कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई चेंज होगा मेजर। और चलिए, बस पॉलिसी आपके सामने किसी भी वक्त आती हुई दिखेगी, मैं आपके सामने संकेत रख दूं। पॉलिसी के ठीक पहले रुपए में थोड़ी कमजोरी होती हुई दिख रही है। हालांकि रुपया भी थोड़ा रिकवर करता हुआ दिखा है अपने लोअर लेवल से। जो कुछ भी हम 0.5% के आसपास की कमजोरी रुपए में देख रहे थे, अब वो घटकर सिर्फ 1/4% की कमजोरी रह गई। तो 59.30-53 ये लेवल है रुपए का, तो काफ़ी हद तक रुपया भी लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखा है। वही रुझान आपको सेंसेक्स और निफ्टी में भी नजर आएगा, जहाँ पर थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो पिछले कुछ मिनटों में ऐसा लग रहा है पॉलिसी को लेकर बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश इस वक्त करता हुआ दिख रहा है। आपके सामने इस वक्त पॉलिसी रेट्स बिल्कुल किसी भी वक्त फ्लैश होते हुए दिखेंगे। आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव की तरफ से ये आखिरी पॉलिसी होगी, अगर उन्हें एक्सटेंशन ना मिले तो। ऐसे में देखना है कि क्या गवर्नर साहब बाजार की उम्मीदों के मुताबिक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते हैं या फिर रेपो रेट और सीआरआर में बढ़ोतरी की एक जो छोटी सी आशंका कहीं न कहीं बाजार के मन में है वो आपको देखने को मिले। तो उस लिहाज से ये पॉलिसी इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है। और काफ़ी लंबे समय बाद पॉलिसी पर एक जो बदलाव दिख रहा है वो ये कि फोकस इन्फ्लेशन और ग्रोथ से हटकर अब रुपए के तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रुपए की कमज़ोरी और उतार चढ़ाव को काबू में लाने के लिए आज की पॉलिसी डायरेक्शन देने की कोशिश करेगी। तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने यहाँ पर पॉलिसी आती हुई दिख रही है और अब फ्लैश होंगे आपके सामने। बिल्कुल, और इनफैक्ट जिस तरह से कंसेंसस है कि कोई रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी मार्केट उसी अकॉर्डिंगली घूम रहे हैं। लेकिन क्लैरिफिकेशन चाहेंगे सभी बैंकर्स, जिस तरह के आरबीआई के पिछले कदम उठाए गए हैं उसी पर बेस्ड थोड़ी सी और क्लैरिटी कि किस तरह से अब आगे डायरेक्शन होगी आरबीआई की। और जैसे अनिल जी ने बताया कि क्योंकि डी सुब्बा राव का अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता, सितंबर 5 वो डेट है जब उन्हें रिटायर होगा, तो अपने रिटायरमेंट से पहले शायद वो खुशी देखना चाहेंगे बाजार को भी और सभी बैंकर्स को। और एक्चुअली कुछ ही सेकंड्स में अब एक नर्वसनेस बिल्डअप हो रही है अनिल जी, क्योंकि पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई है और सबको इंतजार है देखने के लिए कि क्या उनका जो कंसेंसस बन रहा था उसी कंसेंसस के अकॉर्डिंगली आरबीआई ने कदम उठाए हैं।
जैसे एक एग्जाम से पहले एक नर्वसनेस होती है, आई एम श्योर सभी बहुत ही कॉशियसली वॉच कर रहे होंगे आरबीआई के उन स्टेप्स को फिलहाल। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो में कोई चेंज का अंदेशा नहीं है, और इनफैक्ट सीआरआर भी यही माना जा रहा है कि आज चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनफ लिक्विडिटी टाइटनिंग हो चुकी है आरबीआई की ओर से। और इनफैक्ट आपके सामने आते हुए अनचेंज, तो रेपो रेट अनचेंज, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं, सीआरआर पर कोई बदलाव नहीं आया, इनफैक्ट सीआरआर आल्सो अनचेंज। तो जो कंसेंसस था वही है, तो सीआरआर आपको बता दें 4% पर ही, और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है, इनफैक्ट पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, न रेपो रेट बदली है, न रिवर्स रेपो रेट बदली है, न ही सीआरआर बदली। तो काफ़ी रिलीफ की बात ये बाजार के लिए, और हालांकि उम्मीद यही थी, लेकिन आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। सीधे चलते हैं आरबीआई हेडक्वार्टर, जहां मेरे सहयोगी प्रदीप पांड्या। प्रदीप जी, जैसे कि आप बता रहे हैं अनिल, कोई बदलाव नहीं किया गया है किसी भी रेट में, किसी तरह का कोई पॉलिसी एक्शन नहीं है, कोई इनडायरेक्ट एक्शन भी नहीं लिया गया है गोल्ड के लिए, रुपी के लिए। तो बिल्कुल स्टेटस को एक नॉन इवेंट की तरह ये पॉलिसी निकल कर आई है। एक बदलाव सिर्फ आरबीआई ने अपने अनुमान में किया है, वो ये कि पूरे साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य जो 5.7% रखा गया था पिछली पॉलिसी में, एनुअल पॉलिसी में 3 मई को, उसको घटाकर अब 5.5% कर दिया गया है। तो आरबीआई अब एक स्लो डाउन की आशंका यहाँ पे देखता है। महंगाई का अनुमान साल के आखिर तक 5% जो था उसी को बरकरार रखा गया है। जिस सवाल का जवाब हम सभी मांगने के लिए यहाँ पे आए थे कि ये जो मेजर्स लिए हैं आरबीआई ने रुपए को कंट्रोल करने के लिए, वो कब तक चलेंगे, इसको लेकर कोई साफ इशारा नहीं है। ये कहा गया है कि जब तक रुपया स्टेबल नहीं होता तब तक ये मेजर्स रहेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे इन मेजर्स को वापस ले लिया जाएगा, ये जरूर कहा गया है यहाँ पर। लेकिन ये कब तक होगा, स्टेबिलिटी से आरबीआई का दरअसल क्या मतलब है, इसके लिए शायद हमें गवर्नर की कमेंट्री तक इंतजार करना पड़ेगा। आरबीआई ने पूरी तरह से कहा है कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक छोटा मौका है सरकार के लिए कि वो करेंट अकाउंट डेफिसिट को काबू में करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं, एफडीआई को बढ़ाने जैसे वो सारे मेजर्स लें, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो मेजर्स ले सकते हैं वो लें। तो एक मौका दे रहा है आरबीआई कुछ दिनों के लिए रुपए को थामने की कोशिश करके। इससे ज़्यादा कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही। एक बात जो कल के जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट थी और आज का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको देखकर नजर आती है, तकरीबन हर एक डिस्कशन में फेडरल रिजर्व और फेडरल रिजर्व के जो एक्शन है, जो क्यूई को लेकर के उनकी पॉलिसी है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बेन बर्नांके ने हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को हाईजैक कर लिया है, और आरबीआई की पॉलिसी, रुपए का भविष्य, बाजारों का भविष्य, काफी हद तक शायद इकोनॉमी का भविष्य भी फेडरल रिजर्व के फैसलों पे कहीं ज्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि इतने सालों से मैं आरबीआई की पॉलिसी ट्रैक कर रहा हूं, इतना ज्यादा रेफरेंस अमेरिका के पॉलिसी को लेकर के, क्यूई को लेकर के कभी होते हुए नहीं देखा गया। तकरीबन हर चैप्टर में ये मुद्दा ही उठाया गया है कि क्या होगा क्यूई को लेकर के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारतीय बाजारों पे, कितने पैसे निकल जाएंगे, करेंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वही पूरी तरह से आगे का रास्ता तय करने वाला है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप, जिस तरह से आपने कल की मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात की, उसमें भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी सुब्बाराव ने, नॉट डी सुब्बाराव, लेकिन उस रिपोर्ट में भी ये निकल कर आया था कि जो भी कदम इनफैक्ट उठाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली डी सुब्बाराव यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। प्रदीप से बात करें इससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर अब कुछ ही क्षणों में डी सुब्बाराव आरबीआई गवर्नर आपको बोलते दिखेंगे, और क्लैरिफिकेशन आई एम श्योर सब अवेट कर रहे हैं। जिस तरह के आरबीआई के कदम उठाए गए उन पर कुछ क्लैरिफिकेशन का वेट, और साथ ही 5 सितंबर, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी पॉलिसी है, तो खुश ही किया है यहाँ पर सभी बैंकर्स को और बाजार को भी डी सुब्बाराव ने। लेकिन लौटेंगे उनके पास। प्रदीप आई थिंक हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। प्रदीप से जिस तरह प्रदीप मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ पर, ओके, कमिंग बैक टू डी सुब्बाराव यहाँ पर, First of all, on behalf of the Reserve Bank, a warm welcome to you all. A short while ago, we put out the first quarter review of monetary policy for this year. Based on an assessment of the present and prospective macroeconomic situation, we've decided to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility, LAF, as also the cash reserve ratio, CRR, unchanged. Accordingly, the repo rate stays at 7.25%, the reverse repo at 6.25%, and the CRR at 4% of the net demand and time liabilities, NDTL, of scheduled banks. The marginal standing facility, MSF rate,
used to have a markup of 100 basis points above the repo rate. You will recall that earlier this month we increased that markup to 300 basis points, raising the MSF rate to 10.25%. As there is no change in the repo rate, the MSF rate stays at 10.25%. The policy stance in this review was informed by two considerations. The first consideration was the need for continuous vigil and preparedness to proactively respond to risks to economy from external developments, especially those stemming from global financial markets. The second consideration behind the policy stance was managing the trade-off posed by increased downside risks to growth and continuing risks to inflation and inflation expectations. Let me now indicate the forward guidance that we've given. The monetary policy stance over the last 2 years has predominantly been shaped by the growth inflation dynamic, even as external sector conditions have had a growing influence on policy calibration over the last 1 year. The current situation, moderating wholesale price inflation, prospects of softening of food inflation, consequent on a robust monsoon, and decelerating growth, would have provided a reasonable case for continuing on the easing stance. However, India is currently caught in a classic impossible trinity trilemma. We're having to forfeit some monetary policy discretion to address external sector concerns. The liquidity tightening measures instituted by the Reserve Bank over the last 2 weeks are aimed at checking undue volatility in the foreign exchange market. They will be rolled back in a calibrated manner as stability is restored to the foreign exchange market, enabling monetary policy to revert to supporting growth with continuing vigil on inflation. We've emphasized that the time available now should be used with alacrity to institute structural measures to bring the current account deficit down to sustainable levels. As always, our policy decision has been based on a detailed and careful assessment of the global and domestic macroeconomic situation. Let me begin with our assessment of the global outlook. Global growth has been uneven and slower than initially expected. The tail risks to global recovery had eased in the early part of the year, but that improvement was overtaken by the flash turmoil in the financial markets because of the announcement effect of the tapering of quantitative easing, QE, by the US Fed. In advanced economies, activity has weakened. Emerging and developing economies are slowing and are also experiencing sell-offs in their financial markets, largely due to the safe haven flight of capital. The dollar has appreciated rapidly on the back of market expectations of QE taper and the resultant increase in real interest rates. Consequently, currencies of emerging and developing economies have depreciated. Commodity prices have generally softened, but the price of crude remains elevated. Here at home, economic activity weakened in the first quarter of this year. Industrial production remained muted at 0.1% during April-May. In May, there was an absolute decline of 1.6%, spread across all constituent subsectors, barring electricity generation. Capital goods production continues to contract, reflecting deteriorating investment conditions. Fortunately, the monsoon arrived on time, and rainfall to date has been above the long period average. Consequently, Kharif sowing has been significantly higher than a year ago. In the May policy, the Reserve Bank projected GDP growth for the current year of 5.7%, conditional upon a normal monsoon, returning agricultural growth to its trend level. The outlook for industrial activity, however, was expected to remain subdued. Also, growth in services and exports was expected to stay sluggish, owing to global growth not improving significantly.
While the onset of the monsoon and its spread have been robust, the persisting weakness in industrial activity has heightened the risks to growth. Moreover, global growth has been tepid, with consequent adverse spillovers on India's exports, manufacturing, and services. On the basis of the above considerations, the growth projection for the current year is revised downwards from 5.7% to 5.5%. Let me now turn to inflation. Headline inflation, as measured by the wholesale price index, edged up slightly to 4.9% in June after declining for 5 months on a clip. The pickup was mainly driven by a spurt in food inflation, especially in respect of vegetables and cereals. Fuel inflation declined due to the reduction in coal prices in March and easing of inflation in electricity prices because of base effects. Non-food manufactured products inflation fell to 2% in June, the lowest since December 2009. Retail inflation, as measured by the new series of consumer price index, had moderated somewhat during April-May, but it surged close to double digits in June, driven by a sharp increase in food prices. In the May policy, the Reserve Bank indicated that during the current year, WPI inflation will be range-bound, around 5.5%, with some edging down in the first half and some edging up in the second half, mainly on base effects. The inflation trajectory in the first quarter of this year has moved largely in line with these expectations. Keeping in view the domestic demand-supply balance, the outlook for global commodity prices, and on the expectation that the spatial and temporal distribution of the monsoon during the rest of the season will be normal, the Reserve Bank will endeavor to condition the evolution of inflation to a level of 5% by March 2014. Now a brief comment on the liquidity conditions, which have eased considerably since the May policy. The average daily net liquidity injection under the Liquidity Adjustment Facility, LAF, declined to 828 billion rupees in the first quarter of this year, down from over 1 trillion rupees during the last quarter of last year. Government balances have been in deficit since June 28 and have bolstered liquidity, thereby significantly reducing the demand for funds under the LAF. The net drawl from the LAF declined markedly during the first week of July. On July 26, the net drawl was 558 billion rupees, including a drawl of 229 billion rupees from the marginal standing facility. I've so far given you the Reserve Bank's assessment of the global and domestic macroeconomic situation and our projections for the current year. Let me now briefly indicate the risks to that macroeconomic outlook. First, the biggest risk to the macroeconomic outlook stems from the external sector. Financial markets around the world went into a flash turmoil beginning May on the perception of an earlier than expected tapering of its quantitative easing by the US Fed. The rupee depreciated in nominal terms by as much as 5.8% between May 22, the day of the first announcement effect, and July 26. This was a consequence of sudden stop and reversal of capital flows in reaction to the prospective change in the US monetary policy stance. It is not clear if financial markets have factored in the full impact of the prospective tapering of QE, or whether they will indeed react to every future announcement of tapering. We are dependent on external flows for our financing our current account deficit. India will therefore remain vulnerable to confidence and sentiment in the global financial markets. The second risk factor is a large current account deficit. The CAD has been well above the sustainable level of 2.5% of GDP for 3 years in a row. This is a daunting structural risk factor. It's brought the external payment situation under increased stress, reflecting rising external indebtedness
and the attendant burden of servicing external liabilities. Most external vulnerability indicators have deteriorated, indicating that the economy's resilience to shocks is eroded. Furthermore, the growing vulnerability in the external sector reinforces the importance of credible fiscal consolidation with accent on both the quantum and quality of fiscal adjustment. The third risk factor to our macroeconomic outlook is that the investment climate remains weak, and risk aversion continues to stall investment plans. The outlook for investment is inhibited by cost and time overruns, high leverage, deteriorating cash flows, erosion of asset quality, and muted credit confidence. Finally, an environment of low and stable inflation and well-anchored inflation expectations is necessary to sustain growth in the medium term. To engender this benign growth inflation environment, it is critical to ease the supply constraints in the economy, particularly in the food and infrastructure sectors. Without policy efforts to address the deterioration in productivity and competitiveness, the pressure from wage increases and upward revisions in administered prices could weaken growth even further and exacerbate inflation pressures. Let me conclude by summarizing our macroeconomic concerns. Risks to growth have increased, notwithstanding the robust onset and spread of the monsoon. Industrial production has slumped, with lead indications of declining order books and input pressures building on rupee depreciation. Meanwhile, depressed global conditions are undermining export performance, even as heightened volatility in capital flows has raised external funding risks. Wholesale price inflation pressures are on the ebb, but retail inflation remains high. Monetary policy going forward will be shaped by considerations of supporting growth, anchoring inflation expectations, and maintaining external sector stability. The foreign exchange market came under severe stress starting May, prompting the Reserve Bank to institute liquidity tightening measures to contain the volatility. The recent measures by the Reserve Bank to restore stability to the foreign exchange market should be used as a window of opportunity to put in place policies to bring the CAD down to sustainable levels. Over the last 1 year, the government has taken several policy initiatives to improve the investment environment. As these initiatives work through the system and are further built upon, the current slowdown can be reversed, returning the economy to a higher growth trajectory. The Reserve Bank will have to ensure that the economy traverses that high growth trajectory in an environment of price stability and financial stability. Thank you very much for your attention. Thank you. यहाँ पर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि पॉलिसी में जो कुछ भी इस बार एक्सटर्नल फैक्टर से वो ज़्यादा रिस्क सामने रखते हुए दिख रहे हैं और ख़ास तौर से उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि ग्लोबल फैक्टर्स की चिंता जताई। QE3 खत्म होने का खतरा जो मंडरा रहा है वो भारतीय बाजारों पर और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर काफ़ी बुरा असर डालेगा, ये बात खुद अब आरबीआई गवर्नर स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रुपए में जो कमज़ोरी हो रही है और साथ ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खास इसी वजह से कि डॉलर्स के इन्फ्लो हमारे यहाँ कम होते हुए दिख रहे हैं और अगर QE3 खत्म होने की शुरुआत हो तो ऐसे में इन इन्फ्लोज पर और बुरा असर पड़ेगा। फिलहाल आरबीआई का इरादा साफ तौर पर रुपए की कमजोरी और रुपए के उतार चढ़ाव को रोकने का है। उनका ये मानना है कि काफ़ी कुछ कदम उठाए गए हैं जिनसे रुपए में उतार चढ़ाव थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कुछ और कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल लेकिन ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, न रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किया गया है और न ही CRR में किसी तरह की बढ़त। तो पॉलिसी रेट्स वैसी की वैसी रखी गई है, लेकिन फोकस आरबीआई का साफ तौर पर इस वक्त शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है
रुपए की तरफ। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और उनसे एक एक करके हम पॉलिसी पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डीके जोशी साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री है उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि रुपए की कमजोरी और वॉलेटिलिटी को थामने के लिए और एफर्ट्स करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि करेंसी मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रुपए में फिर से 0.5% की कमजोरी आज होती दिख रही है? देखिए, आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर पे कहा है कि ग्लोबल फैक्टर्स इस समय बहुत क्रिटिकल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वी हैव नॉट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा है कि छोटा सा शॉक भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस स्थिति में ग्लोबल रिस्क एपेटाइट, ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल हैं और वो काफ़ी हद तक QE3 और फेडरल रिजर्व के स्टांस पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए वो इवेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो फेडरल रिजर्व किस तरह से QE3 को अनवाइंड करेगा, उसका क्या असर ग्लोबल लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट पे पड़ेगा। तो ये चीज़ें मॉनिटर करनी ज़रूरी हैं। तो अभी ये लगता है कि जो वॉलेटिलिटी है करेंसी में वो बनी रहेगी और अगर हमारा ये मानना है कि इससे थोड़ा सा एप्रिसिएशन इस लेवल से होगा, क्योंकि करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था और डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आगे चलते हुए अगर जो कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं, ये आरबीआई ने तो वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए कदम उठाएं। अब सरकार को ये आवश्यक है कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ लाएं जिससे कि कैपिटल इनफ्लो इकोनॉमी में आ सके। उसके लिए दो चीज़ें करनी आवश्यक हैं। एक तो कि वो जो लिमिट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उनको बढ़ाएं और दूसरा ये है कि आप रिफॉर्म मेजर्स इन जनरल अनाउंस करें। तो रिफॉर्म जब अनाउंस होता है तो उससे इमीडिएटली तो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं इंप्रूव होती है, पर एक सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है। तो सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए मेजर्स लेने इस समय बहुत आवश्यक हैं। तो उस स्थिति में रुपया थोड़ा मजबूत हो सकता है। अदरवाइज तो रुपये की कमजोरी अभी फिलहाल तो बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पर सेंसेक्स निफ्टी में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी थी, लेकिन फिर अगर आप देखें फ्लैट होते प्रदीप। लेकिन जिस तरह से आपने भी यही कहा कि कल भी मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी फोकस जो था वो फेड की पॉलिसी में था और इनफैक्ट कल और आज भी अगर आप देखें तो शायद क्या ऐसा लग रहा है कि सुब्बराव ये संकेत देने की कोशिश करें कि आरबीआई के पास जितने भी हथियार थे उन्होंने वो एग्जॉस्ट कर दिए। अब बॉल पूरी तरह से गवर्नमेंट के कोर्ट में है, जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने कही। अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो ये तो हार मानने जैसा ही होगा, क्योंकि आरबीआई की तमाम कोशिश के बावजूद भी रुपया 59 के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये मानने की कोई वजह नहीं होगी कि आरबीआई के इन तमाम कदमों का कोई असर भी देखने को मिला है। आज जिस तरह से एक रिलीफ देखी जा रही है फॉरेक्स मार्केट में कि आरबीआई ने आज फिर कुछ और नहीं किया, यानी अब शायद आरबीआई कंफर्टेबल है। लेकिन अगर शाम तक या फिर अगले 1-2 दिनों में फिर से हम 60 के ऊपर के लेवल रुपए में देखते हैं तो फिर आरबीआई क्या करेगा, ये एक सवाल ज़रूर है। मिस्टर धवन, आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि बैंकों के जरिए ही सारी डिमांड सप्लाई डॉलर की देखने को मिलती है। आपको किस तरह का व्यू मिल रहा है अपने ट्रेजरी साइड से इन सारे कदमों के चलते? क्या कोई भी इम्पैक्ट देखने को मिला है डॉलर की डिमांड पे? नहीं, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि डॉलर के ऊपर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे पॉलिसी रेट नहीं छुए हैं, तो मोरलेस एक्सपेक्टेड लाइन पे था। यही हम एक्सपेक्ट करते थे कि आज की तारीख में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम ये जो जितने भी कुछ दिनों पहले जितने भी मेजर्स लिए हैं, ये स्टेबलाइजेशन ऑफ द रूपी के लिए थे एंड आज की पॉलिसी इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। आप देखिए कि कुछ देर से कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है और इन एनी केस टू सम एक्सटेंट मार्केट्स ने कहा था कि रुपी वीकन हो रहा है। जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी काफ़ी एडवर्स है। जैसे रिजर्व बैंक गवर्नर कह रहे थे, 3 साल से हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट अनकंफर्टेबल लेवल्स पे है। अच्छा, अब ये करंट अकाउंट डिफिसिट को अगर हमने सीधा करना है तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो इम्पोर्ट हमारे थोड़े महंगे होने चाहिए, थोड़ी इंपोर्ट कंप्रेशन हो और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हो वो मोर कंपेटिटिव हो। तो मैं मानता हूं कि जो थोड़ा रुपी का वीकनिंग आया है ये कोई इतना बुरा नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था। बट जो एक्सेस वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, रिजर्व बैंक को ये कंट्रोल करनी चाहिए और मेरा ख्याल जो कुछ पहले दिनों में मेजर्स लिए हैं इससे थोड़ा कंट्रोल आ गया है मार्केट में। जी निपुण, मार्केट पर आपसे राय लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, वोलेटाइल जरूर हो रहे हैं मार्केट, लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद जहाँ किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, आरबीआई के स्टैंड में भी कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है, बाजार के लिए आगे क्या डायरेक्शन है?
आई थिंक अनिल काफ़ी फोकस आरबीआई पॉलिसी पे था और इतनी लिक्विडिटी स्क्वीज हो चुकी थी या डेट मार्केट्स में इतनी वॉलेटिलिटी हो चुकी थी कि क्लियरली दैट नीडेड टू बी द फोकस। लेकिन अब फोकस क्लियरली शिफ्ट हो जाएगा बैक टू द गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स के लिए या करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं। क्लियरली रिजल्ट्स पे जो हमने बहुत अच्छे नहीं देखे हैं या फिर कई सेगमेंट्स में हमने अनसर्टन रिजल्ट्स देखे हैं, उन पे फोकस अगेन शिफ्ट होगा। ग्लोबली एफआई लिक्विडिटी आती है कि नहीं या फिर फेड कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं, क्योंकि क्लियरली गवर्नर ने कहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स या फिर ग्लोबल अनाउंसमेंट्स के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है, तो उस पर काफ़ी फोकस होगा। सो आई थिंक नाउ द फोकस विल मूव फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रेट हाइक to all of these measures, given the fact that शायद 2 या 3 महीनों तक अब जो अगली पॉलिसी अक्टूबर में है तब तक शायद जो भी आरबीआई ऑब्जर्वेशंस करे, लेकिन क्लियरली रेपो रेट में शायद इंक्रीज ना हो या फिर कोई बदलाव नहीं हो या सीआरआर में कोई बदलाव नहीं हो। अगर ये होता है तो शायद कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एक कोई अगर ड्यूरिंग दिस फेज आइदर कुछ ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आता है या फिर कुछ इन्फ्लेशन में रिडक्शन होता है, हम घटता हुआ देखेंगे, तो एक होप वापस बिल्ड होती जाएगी कि शायद रेट कट्स आएँ और उसकी वजह से अगर कुछ कैपेक्स साइकिल में बदलाव होता है तो। सो आई थिंक द मार्केट्स क्लियरली फोकस ऑन अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स going forward over the next 2 or 3 months, and based on that you could see market range bound or being volatile. निपुण, लेकिन क्या वाकई ऐसा मानना चाहिए कि आरबीआई ये कह रहा है कि जो भी करना था रुपए को बचाने के लिए हम कर चुके हैं, ये शायद अभी भी डाउटफुल है? सिद्धार्थ, आप कैसे रीड करेंगे इस आरबीआई की पॉलिसी को? क्या इसलिए आज कोई कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में ही हमने 2 राउंड देख लिए हैं आरबीआई के मेजर्स के, इसलिए शायद आज इमीडिएट तौर पे कुछ नहीं किया? पर अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो क्या लगता है आपको कि अब आगे एक पॉज रहेगा या हो सकता है कि अगले ही हफ्ते हम फिर कुछ कदम होते हुए देखें? मेरे को नहीं लग रहा है, बिकॉज देखिए आरबीआई को ग्रोथ को भी एक इम्पोर्टेंस देनी है, खाली रुपी को कंट्रोल करना। देखिए जो मेजर्स आरबीआई ने पिछले 2-3 हफ्ते में लिए हैं रुपी को कंट्रोल करने के लिए, वो प्राइमरली उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए लिए गए हैं। रुपी को स्ट्रेंथन करना जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स, इन पे डिपेंडेंट होता है। तो मैं नहीं समझता कि अगर रुपी फिर से वीकनिंग शुरू हो जाती है रुपी की, तो आरबीआई कुछ बहुत सब्सटैंशियल मेजर्स ले पाएगा कि रुपी स्ट्रांग हो जाए। आई थिंक अब जो फोकस है, अगर हम रुपी को देखें तो फोकस अब गवर्नमेंट पे ज़्यादा आ गया है कि वो किस तरह के पॉलिसी मूव्स लाते हैं। सिर्फ पॉलिसी मूव्स लाना ही शायद इनफ नहीं होगा, बिकॉज आप देखेंगे कि डॉलर के अगेंस्ट बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज भी डिप्रिशिएट हो सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो जो एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस की बात है कि इंडियन रुपी की वीकनेस से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, वो भी शायद उस हद तक ना हो पाए। तो आई थिंक इंटरनल सप्लाई चेन की जैसे बात करी है, सप्लाई फैक्टर्स की जैसे आरबीआई गवर्नर ने बात करी है, वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। हमारे लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे एफिशिएंसी को हम कितना बढ़ा पाते हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो आरबीआई, मैं समझता हूँ आरबीआई के पास अब कुछ ज़्यादा एम्युनिशन नहीं रहेगा गोइंग फॉरवर्ड कि वो रुपी को स्ट्रॉन्ग कर पाए। यहाँ पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन सी रंगराजन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर रंगराजन, गुड आफ्टरनून टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू सी आरबीआई's policy completely focusing on rupee at this point in time, which is the biggest concern for RBI and Government of India? Certainly, I think the external considerations have been the dominant factor in determining the policy stance. If you look at the behavior of the wholesale price as well as what is happening on the growth front, all those would indicate a need for easing the policy. They were moving in that direction. But the new development has been the pressure on the rupee. Even on last occasion, it was the external consideration which was primarily responsible for the Reserve Bank to pass. Similarly, in this occasion also, after having taken a number of actions to squeeze liquidity, they have not altered the policy, the repo rates and the cash reserve ratio, but the stance continues to remain what it has been stated in the last few weeks. Dr. Rangarajan, how temporary are these temporary measures? That is the question everyone wants an answer for. What's your opinion, sir?
No, I think it is very difficult to put a time frame on this. All that depends upon when the capital flows come to the market. The foreign exchange volatility and the pressure on the rupee will ease as capital flows return, and there is more of inflows into the system. Therefore, we will have to wait for the return, as I said, of the capital flows before action can be taken in terms of removing the measures or relaxing the measures taken recently. Exactly. Dr. Ranjan also, Rangarajan, also one more point that the RBI governor focused on was the CAD. And of course, the CAD's been a concern since so long. How do you see the current account deficit panning out for the coming quarter? Well, the reaction to the current account deficit in the short run is to raise the capital flows and to attract the capital flows adequate to cover the current account deficit. But over the 2 to 3 year framework, we must bring down the current account deficit to more manageable levels. We have always considered current account deficit of the order of 2.5% of the GDP as most appropriate. We are well above it now, way above it. We need to bring it down. We need to take action on the export side, and we need to take action on the import side as well. Therefore, a concerted effort is required, both in terms of encouraging exports and discouraging imports. To some extent, the depreciation of the currency itself will play a role in expanding exports and curtailing imports. Dr. Rangarajan, over the last 3 days, as you know, expectations built up that RBI will probably not do anything in the policy. Rupee has depreciated by around 1 rupee to a dollar over the last 3 sessions only we are talking about. And especially after the policy, we have seen further depreciation. So forex traders have definitely taken a view that RBI is probably done with whatever measures they intended to take. Is that the right way of reading the policy statement? Well, I think the policy statement is very clear. The policy statement has very clearly indicated that the concern of the central bank will be to reduce the volatility in the foreign exchange market and to discourage the speculative activities. I haven't seen what happened to the rupee in the last few minutes, but certainly I think the determination of the Reserve Bank to reduce the volatility in the foreign exchange market hasn't changed as a result of the latest policy statement. Okay, so sir, will there be more measures if rupee crosses 60 once again? Well, I think as we go along, we will have to find out what further actions will be needed. But I believe that the actions taken already would be adequate. Please remember that if you look at it in some fundamental sense, the rupee has already depreciated to a level which is consistent with the RER, or the real effective exchange rate of the rupee. Therefore, the rupee is well adjusted on that count, and therefore what was only required is to prevent speculative activities pushing it further down. And the actions of the Reserve Bank, I believe, are adequate to do that. Right, sir. Another question, sir, is the growth has taken a backseat as far as RBI's statement is concerned, like Dr. Subbarao has reduced the target for GDP growth to 5.5%, and he's clearly saying that now rupee is stabilized, so whatever measures to be taken to improve the growth, it's up to the government, and now the ball is in government's court. Well, growth is a concern of everybody. I think monetary authorities are also concerned with growth. But the fact is that at the present moment, the major concern of the Reserve Bank has been to reduce the volatility in the foreign exchange market and to ease the pressure on the rupee. That appears to be the dominant objective at the particular moment. There are several objectives for monetary authorities. One is to control prices and maintain price stability, and the other is to stimulate growth, and a third one is to promote financial stability. And
an aspect of financial stability is the stability in the foreign exchange market. At the moment, the consideration relating to the stabilization of the foreign exchange market and the ease the pressures on the rupee remains dominant. Thanks a lot, Dr. Rangarajan, for taking time out for us. डॉक्टर सी रंगराजन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, यहाँ पे कहते हुए कि आरबीआई ने अब तक जो कदम उठाए हैं रुपए को सपोर्ट करने के लिए वो काफ़ी हैं और थोड़ा वक्त भले ही लगे लेकिन रुपए में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उस पर फाइनली कंट्रोल हो जाएगा। अनिल, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पॉइंट आउट करनी चाहिए, वो ये कि जो आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड का, वहाँ पे उन्होंने जो प्रायोरिटी बताई है, पहली प्रायोरिटी है रुपए को सपोर्ट करना, दूसरा है ग्रोथ पर ध्यान रखना और तीसरा है इन्फ्लेशन। हालांकि जब अभी कुछ देर पहले गवर्नर साहब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ग्रोथ की बात पहले की थी, उसके बाद आखिर में तीसरे नंबर पर वो रुपए पर आए थे, एक्सटर्नल बैलेंस पर आए थे। मेरा ख्याल है कि जो स्टेटमेंट सोच समझ के लिखा गया है वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो यही बता रहा है कि आरबीआई की प्रायोरिटी अभी ग्रोथ पे नहीं आई है, अभी वो रुपए पर ही नजर रखे हुए हैं। वैसे में सवाल ये उठता है, प्रदीप आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर का दिमाग कुछ अलग बात कर रहा है और दिल कुछ अलग बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि आरबीआई गवर्नर का जो भाषण लिखा गया है वो शायद उन्होंने खुद नहीं लिखा है, लेकिन जो पॉलिसी स्टेटमेंट है और जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड की बात कही गई है वो ज़रूर उन्होंने सोच समझ के लिखा होगा, क्योंकि इसी को बाजार हमेशा ट्रैक करता है। तो ये फ़र्क अमूमन नहीं देखा जाता, इस बार ये एक स्लिप है शायद कहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है सबके दिमाग में कि वो जो वॉलेटिलिटी खत्म करने की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? जोशी साहब, अगर 59 से 59.70 तक रुपए को हमने आते हुए देख लिया है, शायद बाजार ये मान रहा है कि मार्केट की रुपए की स्टेबल रेंज 59 से 61 या 59 से 62 के आसपास ही है। तो क्या आरबीआई इस बात से अब आश्वस्त रहेगा कि 62 का लेवल अगले महीने ना आए, 3 महीने बाद भले ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वॉलेटिलिटी नहीं मानेंगे और अब इंटरवीन नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ऑलरेडी रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया है, तो इस लेवल से और नीचे जाना उसका असर इन्फ्लेशन और कई और चीज़ों में दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो डिप्रिसिएशन है ये अगर परसिस्ट करता है इस लेवल पे तो ये डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होगा और जो आरबीआई के टारगेट्स हैं इन्फ्लेशन के वो मैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तो अभी फ़िलहाल हमने ये भी देखा कि ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस भी फर्म अप हो गए हैं, जिस वजह से और रुपी साथ में डिप्रिशिएट हो गया, तो ये दोनों चीज़ों को कुल मिला के देखें तो इन्फ्लेशन पे अवश्य असर पड़ेगा। तो आरबीआई गवर्नर जो मुझे लगता है कि कोई रेंज तो नहीं डिफाइन करना चाहते कि किसको वो स्टेबल बोलेंगे, पर मुझे लगता है कि ये अभी फ़िलहाल 60 से नीचे रहना एक तरह से स्टेबिलिटी मानी जाएगी। बिल्कुल, इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स अगर आप सीपीआई देखें तो रिफ्यूजेस टू कम डाउन और नियर डबल डिजिट्स कितने समय से हमने देखा है। लेकिन हमारे साथ इस चर्चा में मोनित इस्पात के सीएफओ अजय भट्ट भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर भट्ट, हाय, गुड आफ्टरनून। कितनी बड़ी रिलीफ की बात है ये इंडस्ट्री के लिए कि आज रेट्स अनचेंज रहे हैं? एक टाइम था कि हम रेट रिडक्शन को देख के अब रिलीफ की बात कर रहे थे, आज डायकोमेटी ये हो गई कि रेट को मेंटेन करना एक रिलीफ की बात मानी जाएगी। चले एनीवे, ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो आरबीआई ने एक्शन लिया था पिछले 10 दिनों में। ऐसा फील आ रहा था कि लिक्विडिटी एक दफ़ा वापस टाइटन हो जाएगी या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और अब नेक्स्ट जो रिलीफ आरबीआई को करना पड़ेगा वो ये है कि मार्केट में उनको एडुकेट लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लिक्विडिटी इस समय में नहीं होगी तो जितनी भी ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं, जो भी बची खुची ग्रोथ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। रियलिटी का अंदाज़ा है, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं एमएसएफ फैसिलिटी के रेट जिस तरह से बढ़ाए गए, तो कॉल मार्केट अब 10 सवा 10 पे पहुंच चुका है, लेकिन आपके जैसे कॉर्पोरेट के लिए वाकई इससे कितना फ़र्क पड़ता है? क्या वाकई आपकी जो एबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, अपने कारोबार को चलाने की, आपका इतनी निर्भरता उन शॉर्ट टर्म रेट्स से होती है? और क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेट्स जो शायद आपको ज़्यादा असर डालते होंगे, चाहे वो सीपी रेट्स हों, चाहे फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड रेट्स हों, या फिर आपके जिस रेट पर आपको लोन मिलते हैं, क्या वो भी बढ़ने शुरू हुए हैं जिसकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, रेट्स का दो पहलू होते हैं, एक शॉर्ट टर्म रेट्स जो आपने बोल दिए और एक लॉन्ग टर्म रेट्स। शॉर्ट टर्म रेट्स में हमने असर डेफिनेटली देख लिया, जैसे सीपी मार्केट बहुत टाइटन हो गई, सीपी मार्केट्स में यील्ड तकरीबन 1 से 1.5% बढ़ गया,
या अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें, जो इवन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उसमें तकरीबन 1.5% की एप्रिसिएशन हो गई। और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स सीपी मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। और पिछले 10 दिनों में हम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं देख रहे। वो मार्केट बहुत स्टेबल था, वो मार्केट अच्छा चल रहा था, और वो एक ऐसा मार्केट था जहाँ पर इंटरेस्ट आर्बिट्राज की एक अपॉर्चुनिटी थी कॉर्पोरेट्स के लिए। जैसे हमको कभी पैसों की ज़रूरत होती थी, जो अच्छे रेटेड कंपनीज़ हैं वो उस मार्केट में जाते थे, पैसा उठाते थे, तो हमें एक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी थी, हमें 1-1.5% का हमें वो मतलब वो आर्बिट्राज मिल रहा था। लेकिन वो पिछले 10 दिनों से वो आर्बिट्राज ख़त्म हो गया। अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये मार्केट जब स्टेबलाइज हो जाएगी तो उसका मतलब आगे असर क्या होगा। तो मतलब जो ये ट्रेजरी भी, जितने भी ट्रेजरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। जहाँ तक हम लॉन्ग टर्म रेट्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेट्स की बात अभी हमें 1-2 महीनों में क्लियरिटी आएगी कि अगर ये लिक्विडिटी टाइटन रहेगी, लिक्विडिटी पर प्रेशर आएगा सिस्टम में, तो जो लॉन्ग टर्म रेट्स है वो बढ़ेंगे। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस रेट पर आज एक लॉन्ग टर्म लोन हम लेने की चेष्टा करेंगे, वो रेट डेफिनेटली उस रेट से बढ़ के होगा जो हम 1 महीने पहले ले रहे थे। मतलब आज हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बैंक हमें रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा। तो कहने का मतलब है कि द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और बढ़ चुका है, विच इज़ जो एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, और इस पैसे पर आप बोले मुझे इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, तो मेरा डाउट है। जो इन्वेस्टमेंट कमिटेड है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो शायद वो कंप्लीट करने की चेष्टा ज़रूर करेगा, क्योंकि वो करना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मेरा बिल्कुल यकीन है कि इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई प्लान नहीं कर सकता। निपुण, लेकिन बाजार रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव दे रहा था। इनिशियली थोड़ी सी तेजी होती हुई दिखी, लेकिन अब 75 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी पर 25 अंकों की कमजोरी, दिन के लोएस्ट लेवल पर इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और वजह यह साफ है कि रुपया फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं बाजार को ये डर अब बरकरार रहेगा कि आरबीआई गवर्नर ने जिस तरह से कहा कि जो कुछ भी कदम रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए उन्होंने उठाए थे, उनका असर देखेंगे, और असर तो दिख नहीं रहा है, फिर से रुपया 60 के पास पहुंच रहा है। तो क्या ये डर रहना चाहिए कि बाजार को कुछ और कड़े कदमों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए अनिल, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले 3 हफ्तों में हमने जो वॉलेटिलिटी देख ली आरबीआई के मेजर्स से, उससे कुछ होप बिल्ड हो रही थी कि जो भी नेगेटिव्स आए थे इन टर्म्स ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट एफआई फ्लोज स्टॉप हो गए हैं या कम हो गए हैं, उसमें शायद कुछ बदलाव आ जाए आरबीआई के कुछ मेजर से। एक कोई नेगेटिव मेजर नहीं आया है आरबीआई के तरफ से, लेकिन क्लियरली जैसे मैंने कहा पहले भी कि एक शिफ्ट, अटेंशन शिफ्ट होगा, फोकस शिफ्ट हो जाएगा। जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, या फिर ओवरऑल लिक्विडिटी फ्लोज कैसे होते हैं, या एफआई लिक्विडिटी फ्लोज कैसे होते हैं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, अगर किस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट पे कोई काबू में लाया जा सकता है, या फिर एक ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस पे नजर डाली जाए तो। सो क्लियरली till any of that happens, markets will continue to be with a weaker bias that we've seen constantly. अगर clearly जो 5 या 7 बड़े दिग्गज स्टॉक हैं इंडेक्स के, उनको निकाल दिया जाए तो इंडेक्स काफ़ी लोअर लेवल्स पे है। So when you look at the mid caps, clearly there is bloodbath all around. Lot of stocks also hitting downward circuits. So I think very clearly जो negative bias है on the macroeconomic situation and on the corporate sector earnings, उस पर फोकस जाएगा, और उसकी वजह से हम मार्केट्स में किसी भी अप मूव आएगा तब एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखेंगे। जी धवन साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मिस्टर भट्ट बता रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो सीडी रेट्स हैं, और ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे सीडीज आने वाले हफ्तों में मैच्योर होंगे और उनकी रीप्राइसिंग होती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे रेट दरअसल कितने बढ़े हैं, और वो फिर कितना प्रेशर डालते हैं बैंक्स के ऊपर कि आप अपने डिपॉजिट के रेट या एडवांसेस के रेट भी रिवाइज करें? मिस्टर धवन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा इससे पहले। जी धवन साहब, सवाल ये था कि क्या आप देख रहे हैं जिस तरह से कंपनीज के लिए सीपी के रेट्स बढ़ गए हैं या बॉन्ड्स के रेट बढ़ गए हैं,
तो सीडी के रेट्स भी उस हिसाब से बढ़े हैं, और जब सीडी की रीप्राइसिंग आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी तो क्या बैंक्स के ऊपर दबाव होगा कि आप डिपॉजिट के रेट बढ़ाएं या लोन के रेट बढ़ाएं? देखिए, ये जो सारे मेजर्स हैं ये बिल्कुल टेम्पररी हैं, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म रेट्स में वॉलेटिलिटी आ गई है, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट्स और शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं। बट मेरा अंदाजा है कि 1-2 महीने के बाद ये सारे ईज हो जाएंगे। इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहने की संभावना मेरे को नहीं लगती। ओके अनिल, यहाँ पर एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस समय स्ट्रैटेजी ये है कि 59 के आसपास जैसे ही आपको डॉलर मिलता है तो एक बारगी लेना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, और जब वो ऊपर 60 के करीब पहुंचता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। या तो अगर आप बहुत ही फास्ट ट्रेडर हैं तो थोड़ा पोजीशन हल्की करेंगे, या फिर वेट एंड वॉच करेंगे जब तक 60 के ऊपर आपको वापस से कोई ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। पर इस सिनेरियो में इक्विटी ट्रेडर के लिए क्या वाकई दिक्कत पैदा हो गई है? अगर एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट मार्केट इंटरवेंशन आरबीआई ने किया होता जो हफ्ते भर में होके खत्म हो जाता और रुपया एक नई रेंज में शिफ्ट हो गया होता, तो शायद इक्विटी ट्रेडर के लिए स्थिति ज्यादा कंफर्टेबल होती है। अभी वो कंफ्यूज्ड है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं अगले हफ्ते क्या होगा। बिल्कुल प्रदीप, और इक्विटी ट्रेडर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अचानक से बाजार बंद होने के बाद किसी दिन देर शाम आपको आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिल जाए जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये झटका हमें पिछले हफ्ते लग ही चुका है। तो जाहिर सी बात है कि बाजार उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूड में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है बाजार का, शायद वो आरबीआई गवर्नर के बाद अब यूएस फेड के चेयरमैन बेन बर्नान के डिसाइड करते हुए दिखे जब परसों उनके स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। लेकिन और एक बात तय है कि जिस तरह से आरबीआई के एफर्ट्स के बावजूद बाजार रुपी उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है। वॉलेटिलिटी भले ही कम हुई हो, लेकिन वो डर की वजह से कम हुई है, लेकिन रुपए में मजबूती आती नहीं दिख रही और डॉलर की डिमांड बरकरार है। तो वो कहीं ना कहीं बाजार को अनकंफर्टेबल किए हुए कि तेजी होनी नहीं है, और अगर रुपया ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो किसी भी वक्त आरबीआई की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन आएगा जो बाजार को दिक्कत देगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, ऐसे में आप किस तरह से असेस करते हैं जो अब तक आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ है फॉरेक्स मार्केट में? अगर आपको 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर देंगे आप? देखिए, आरबीआई का जो इंटरवेंशन वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए रहा है उसमें तो मैं उसको 8 नंबर दूंगा। बट आरबीआई से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो रुपी को स्ट्रॉन्ग कर देगी। रुपी को स्ट्रेंथ इंडिया के एक्सपोर्ट से आएगी। तो जो भी आरबीआई मेजर्स ले रहा है वो टेम्पररी नेचर के हैं, वो वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि रुपये वापस वीकन होना शुरू हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे या हमारे कोई बेसिक गवर्नमेंट से पॉलिसी का कोई क्लियर स्टांस नहीं आएगा तो रुपये वापस वीक होना शुरू हो जाएगा। आरबीआई एक सर्टेन लेवल तक ही लिक्विडिटी को रिड्यूस कर सकता है, बिकॉज ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरबीआई के माइंड में। तो अगर ये जो मेजर्स उसने अभी लिए हैं, जैसा आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एक विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज अगर ये मेजर्स बहुत ज़्यादा समय तक रह जाते हैं तो फिर वो ग्रोथ को बहुत एडवर्सली हिट करना शुरू कर देंगे गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप रुपए पर नजर भी डालें तो ऑलरेडी हम 59.82 और 59 के पास इंच करते हुए मार्केट्स पर भी अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर अब हम 5800 के लेवल पर पहुंच गए। आधा % नीचे सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप भी अगर आप देखें तो 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट क्योंकि फोकस आरबीआई की पॉलिसी में भी फेड की बैठक पर ही, और कल यहाँ पर इस 2 दिन की बैठक का नतीजा निकल कर आएगा। निपुण, आपसे एक चेक लेना चाहूंगी, किस तरह से